मित्रों, पंडित लीलाचंद जोशी जी पर रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत अधिक प्रभाव था और उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान जो प्रभावशीलता उनके अंदर दिखाई पड़ी रविन्द्रनाथ की, उसका बयान वो कर रहे हैं। आप भी सुनिए, देखिए और समझने की चेष्टा कीजिए। जिस व्यक्ति को भी अध्ययन करना है, अगर जिस व्यक्ति को भी समाज में किसी तरह की रचना का प्रबंधन करना है, तो उसने अपने पुराने जो लेखक हैं, जो अपनी अच्छी कृतियों के द्वारा प्रसिद्ध हुए हैं, उनके बारे में जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं सब पूर्ण रूप से पंडित लीलाचंद जोशी के बारे में आपको बता रहा हूँ। वो हमारे हिंदी जगत के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। उन्होंने बहुत सी किताबें और उपन्यास की रचना की है, जिन्हें आपको सहर्ष पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ने में अध्ययन करता हैं, चिंतनशील हैं, तो ऐसे लेखकों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। आइए, पंडित लीलाचंद जोशी के रविन्द्रनाथ के प्रभाव का जो जिक्र उन्होंने किया है, उस पर मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तब आइए उनके प्रौढ़ युग की कुछ कविता शैलियों का तनिक निरीक्षण किया जाए। रविन्द्रनाथ ने अपने जीवन में इतने विविध प्रकार की शैलियों, विभिन्न प्रकार के छंदों में इतनी बड़ी संख्या में अपनी कविताएं लिखी हैं कि उनकी गणना करना भी अभी ठीक से नहीं हो सकता। लगता है जैसे वह जीवन भर प्रतिदिन बल्कि प्रति क्षण कविता में ही बोलते, सांस लेते, गाते और नाचते रहे होंगे। कविताएं जैसे उनके लिए ऐसे फूल थीं जिन्हें आधुनिकतम वनस्पति शास्त्रीय उपायों से इच्छानुसार किसी भी समय खिलाया जा सकता है। रविन्द्रनाथ कोमलकांत पदावली के सिद्ध आचार्य थे। जयदेव से भी अधिक गीत गोविंद के सुप्रसिद्ध रचयिता से भी महान। इसलिए साहित्य जगत में दिलचस्पी रखने वाले लेखकों और पाठकों में साधारणतः यह धारणा पाई गई कि वह केवल सुकोमल या कोमलकांत पदावली भावना के ही कवि थे, किंतु मैंने इस धारणा को घोर भ्रामक पाया है। अपनी तरुण अवस्था के प्रारंभ में ही उन्होंने एक कविता जनतारण्य नामक से लिखी थी। तब कलकत्ते की आबादी आज की आबादी का 20वां हिस्सा भी नहीं थी। फिर भी वहाँ बड़ी बड़ी सड़कों में जो भीड़ रही होगी, उसे देख कर ही कवि ने कविता लिखी होगी। बड़ी बड़ी सड़कों में फिरने वाले सभी वर्गों के पूंजीपतियों से लेकर निपट निस्व भिखारी तक का चित्रात्मक चरित्रांकन ऐसी खूबी से किया है कि जैसे उन भागते हुए व्यक्तियों का सुस्पष्ट फोटो किसी अणुचालित फिल्मी कैमरे से निरंतर लेते जा रहे हों। रविन्द्रनाथ ने प्रारंभ से ही दीनहीन और निस्व व्यक्तियों अर्थात आज की भाषा में सड़क के आदमियों के प्रति सहज सहानुभूति का भाव प्रायः जन्म के समय से रहा होगा। इस बात को प्राय सभी पाठक पढ़ चुके हैं कि रविन्द्रनाथ एक बहुत बड़े धनी परिवार में पैदा हुए थे और बड़े ही लाड़ प्यार, शान शौकत, ठाट बाट से उनका पालन पोषण हुआ। तत्कालीन बंग साहित्य समाज में इसी एक कारण से प्रारंभ से ही उनकी रचनाओं का कड़ा विरोध होता रहा और विरोध विद्वेष का यह भाव सबसे बड़ा पुरस्कार मिलने के बाद भी तनिक भी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता चला गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के ठीक पहले जब वे इंग्लैंड गए थे, तब कलकत्ता की सुप्रसिद्ध साहित्यिक संस्था ने उनके अनौपचारिक स्वागत में के अवसर पर बंगला के बड़े नामी और गिरामी साहित्यकारों ने उनकी साहित्यिक कृतियों पर अत्यंत विद्वेषपूर्ण, विरोधी और कटु व्यंग्यात्मक भाव में उनकी रचनाओं की घोर निंदा की थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने पर उनके वही विरोधी उनके अभिनंदन के लिए जब शांति निकेतन गए, तब कवि ने बड़े ही तीखे शब्दों में उन पर प्रतिव्यंग कसते हुए सुस्पष्ट शब्दों में उनके मुंह पर कह दिया कि आप लोग यहाँ कष्ट करके पधारे हैं, इसलिए स्वभावतः मेरा सम्मानार्थ है, किंतु मुझे इसका बहुत खेद है कि इसके पहले आप लोगों ने कभी मेरी कद्र नहीं की। जब जब मौका मिला तब जब आप लोगों ने मुझे इसके पहले कभी ही नहीं माना, और आज जब मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ है तब आप लोग मेरा अभिनंदन करने आए हैं, यह नोबेल पुरस्कार को। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी अशिष्टता को क्षमा करेंगे यदि मैं यह कहूं कि मुझे आप लोगों ने इस औपचारिक अभिनंदन से मार्मिक कष्ट हो रहा है।
रविन्द्रनाथ की इस तथाकथित अशिष्टता का बंग साहित्य समाज में बड़ा विरोध हुआ, बल्कि ये कहिए कि एक भीषण रविन्द्र विरोधी तूफान साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से उठ खड़ा हुआ। रविन्द्रनाथ स्वयं मौन रहे। उस तूफान का कोई अप्रिय संवेदनामूलक प्रतिक्रिया उनके मन में तनिक भी नहीं हुई, बल्कि संभवतः वह मन ही मन सारे नाटक से प्रसन्न ही रहे होंगे। प्रारंभ से लेकर अंत तक बंगीय साहित्य समाज में महाकवि के बराबर अपने प्रति विद्वेष और विरोध का सामना करना पड़ा। कोई महान देवता भी इस प्रकार के निरंतर विद्वेषमूलक विरोध की उपेक्षा सहन नहीं कर सकता। फिर रविन्द्रनाथ तो सर्वथा मानव थे और जीवन भर वह मानवीय संवेदना की परिपूर्णता में जीते रहे और बराबर उसी का जयगान गाते रहे। अब देखिए, युवा रविन्द्र को महत्वपूर्ण सम्मान ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी अपने विरोधियों को निराधार आक्षेपों का कोई उत्तर न दिया हो। वह ऐसे कड़े और मुंहतोड़ उत्तर देते थे कि उनके विरोधी पढ़कर तिलमिला उठते थे। माइकल मधुसूदन दत्त रविन्द्र युग की सर्वसम्मति से बंगाल के महान और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। रविन्द्रनाथ ने 16 वर्ष की उम्र में माइकल और उनके चमचों का घोर विरोध ऐसे सुसंगठित तर्कों द्वारा किया कि किसी को उन तर्कों का विरोध करने का साहस ही नहीं हुआ। बंकिम चंद्र जैसे बहुमुखी प्रतिभा वाले सुप्रतिष्ठित साहित्यकार और विद्वान द्वारा रचित कृष्ण चरित्र की अनेक उक्तियों का विरोध ऐसी तीखी शैली में किया कि बंकिम उस समय अपने महान गौरव और यश के अंतिम शिखर पर पहुंच चुके थे और रविन्द्र अभी लिखना प्रारंभ कर रहे थे। बड़े बड़े महापंडितों के विरोधी समीक्षाओं की निपट उपेक्षा करने वाले बंकिम चंद्र ने 16 वर्षीय बालक रविन्द्रनाथ की विरोधी उक्तियों का उत्तर लिखने के लिए अपने को विवश समझने लगे। बड़े ही कड़े तीव्र व्यंग्यात्मक शब्दों में बंकिम ने रविन्द्रनाथ के आक्षेपों का उत्तर दिया। उत्तर प्रति उत्तर का ये चक्रजाल कई महीनों तक चलता रहा। रविन्द्रनाथ जैसे बंकिम के बहुत भक्त और श्रद्धालु थे। जब उन्होंने देखा कि दोनों के बीच कटुता बहुत अधिक विस्तार पाती जा रही है, तब इस संबंध में कुछ भी लिखना बंद कर दिया। कुछ समय बाद एक बंगाल के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार श्री रमेश चंद्र दत्त की लड़की के विवाह में इन दोनों भारत की महान विभूतियों बंकिम और रविन्द्रनाथ का मिलन हुआ। बंकिम जब रमेश चंद्र के मकान के दरवाजे पहुँचे ही थे कि संयोग से रविन्द्रनाथ भी पहुँच गए। तब उनका सांद गीत नामक छोटा सा काव्य संकलन प्रकाशित हो चुका था। बंकिम के दरवाजे पहुंचते ही रमेश चंद्र दत्त ने, जो अतिथियों को स्वागत के लिए पहले से ही खड़े थे, उनके गले में एक विशेष वैजयंती माला डाल दी। बंकिम चंद्र ने तुरंत वह माला अपने गले से उतारकर पास में ही खड़े रविन्द्रनाथ के गले में डाल दिया। माला पहनाते हुए वह रमेश चंद्र से बोले, रमेश, तुम इन्हें जानते हो या नहीं? इनकी एक काव्य रचना जो प्रकाशित हुई है, तुमने पढ़ी कि नहीं? वह भविष्य में सर्वश्रेष्ठ कवि होंगे। सांद गीत में मैंने इनकी काव्य प्रतिभा के जिस अपूर्व स्फुरण का परिचय पाया है, उसे देखकर मैं निश्चित रूप से इस कथन का सच्चाई का अनुमान कर सकता हूँ। रविन्द्रनाथ के अत्यंत कटु अपेक्षाओं के पढ़ने के बाद बंकिम ने अपनी सह राय कायम की। आखिर बड़े आदमी की बात अंततः कितनी बड़ी होती है कि यह घटना इस बात का ज्वलंत दृष्टांत है। स्वयं रविन्द्रनाथ ने अपने एक संस्मरण में इस घटना का याद दिलाते हुए कहा है कि मुझे जीवन में अनेक महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए, किंतु जो सम्मान मैंने बंकिम द्वारा पाया, उतने बड़े सम्मान की न तो मैंने आशा की थी, न संभव समझा। मैंने तत्काल दोनों के चरण छूकर प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा और विह्वल दृष्टि से उनकी ओर टुकुर टुकुर देखता रहा। बंकिम ने मेरे सर पर तत्काल स्नेह हस्त फेरा और हल्की हल्की मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, तुम वास्तव में महान हो। मैं यह बात किसी औपचारिक बस नहीं कह रहा हूँ, वह हृदय की बात है। साहित्य क्षेत्र में रविन्द्रनाथ का योद्धा रूप अंत तक बना रहा। सन 1922 में जब मैं पहली बार कलकत्ते गया, तब मैंने पहला काम यह किया कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में जाकर बंगला की तत्कालीन विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं को उलट पलट कर ये जानना चाहा कि उस समय बंगाल के साहित्य की गतिविधियाँ किस रूप से चल रही हैं। तब मैंने पाया कि जो एक नया साहित्य वर्ग पिछले साहित्य की निंदा करता हुआ अपने अखाड़ीबाजी करिश्मे में दिखा रहा है, उसमें नेता नए नए सिद्धांतों को अपना संबल बनाकर पिछले युग के साहित्यिक आदर्शों पर तीव्र आक्रमण करते हुए विशेष रूप से रविन्द्रनाथ पर प्रहार करते जा रहे हैं।